हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वगैरह सब कुछ पढ़ लिया है। आज कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक बार आप लोग जल्दी से लाइव आएं और बताएं कि सब कुछ क्लियर है, तो आज के सेशन का शुभारंभ होगा, आगाज होगा। सो टेल मी, इज एवरीथिंग ओके? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू गाइस? सब कुछ क्लियर है? सब कुछ क्लियर है तो एक बार जरा हमें बताएंगे। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, उसका उपयोग हम लोग देख चुके थे, इलेक्ट्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, ये सब हम लोगों ने बात करी थी। अब हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, प्लवन का सिद्धांत, है ना, कि कोई बॉडी कब तैरेगी कब डूब जाएगी, यहां से भी क्वेश्चन होते हैं। तो हमारे साथ हैं मुजम्मिल और हिना मलिक, काजल, ददन कुमार हमारे साथ हैं, कन्हैया कुमार, हिना मलिक, नंदिनी, आराध्या, जितने लोग भी लाइव हैं सभी का स्वागत है, खैर मकदम इस्तकबाल आज के सेशन में। और इस उम्मीद के साथ कि सब कुछ क्लियर है, हमारी आवाज और तस्वीर आप तक पहुंच रही है, आज के सेशन का आगाज किया जाता है। काजल हमारे साथ हैं, बिल्कुल ठीक है। विपिन यादव साहब कैसे हैं आप लोग? सुनीता ठाकुर, अंकित बघेल साहब, राधे राधे, नंदिनी, सोनी, जितने लोग भी लाइव हैं। तो देखो, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या कहता है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है ऑलरेडी कि जब भी किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में डुबोया जाता है, ठीक है, जब भी किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में डुबोया जाता है तो इस पे दो बल कार्य करते हैं। एक तो इसका वेट इसको नीचे लाना चाहेगा, इसका भार जो है इसको नीचे लाना चाहेगा, और जो अपथ्रस्ट है उसको ऊपर ले जाना चाहेगा, उसको ऊपर ले जाना चाहेगा। तो देखिए, अगर वेट और अपथ्रस्ट दोनों बराबर है तो बॉडी तैरेगी, दोनों बराबर है तो बॉडी तैरेगी। इसको दूसरे शब्दों में हम क्या बोल सकते हैं? अपथ्रस्ट किसके बराबर होता है? ये जो बॉयंट फोर्स होता है या अपथ्रस्ट होता है, जो उत्प्लावक बल होता है, वो किसके बराबर होता है? वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के बराबर। तो अगर किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में डुबोया जाता है और वो अपने भार के बराबर पानी विस्थापित करता है, अगर किसी ठोस को किसी द्रव में डुबोया जाता है और वो ठोस अपने भार के बराबर पानी विस्थापित करेगा तो वो तैरेगा, है ना। ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, प्लवन का सिद्धांत। तो जब वस्तु किसी द्रव में डुबोई जाती है और वह वस्तु अपने भार के बराबर उस तरल को विस्थापित करेगी तो वस्तु तैरेगी। यानी वस्तु का भार किसके बराबर होना चाहिए? वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर। वस्तु का भार अगर वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होगा तो वो वस्तु पानी में क्या होगी? तैरेगी। क्यों? पानी में कब तैरेगी? जब दोनों बराबर होगा, भार बराबर हो और बॉयंट फोर्स बराबर हो। बॉयंट फोर्स ऊपर लग रहा है, भार नीचे लग रहा है, ये दोनों बराबर होगा तभी वस्तु तैरेगी। और वेट बराबर होगा अपथ्रस्ट के। अपथ्रस्ट क्या होता है? जितना पानी इसने विस्थापित किया है उतना ही अपथ्रस्ट होता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल में आपने पढ़ लिया। तो एक तो इस नजरिए से आप क्या कर सकते हैं कि बता सकते हैं कि कोई वस्तु कब तैरेगी कब डूब जाएगी। कि अगर किसी वस्तु को किसी तरल में डुबोया जाता है और वो वस्तु अपने भार के बराबर तरल को विस्थापित करती है तो तैरेगी। एक तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल। अब देखिए, इसको दूसरे अंदाज में थोड़ा समझिए। जैसे सपोज करो यहां पे ये सॉलिड है, इस सॉलिड को इस तरल में डुबोया गया है, सॉलिड को इस तरल में डुबोया गया है, और यहां पे देखिए ऊपर है अपथ्रस्ट यानी बॉयंट फोर्स और नीचे है इसका वेट। तो वेट जो है बराबर है किसके? बॉयंट फोर्स के। वेट बराबर है किसके? बॉयंट फोर्स के। यहां पे डब्ल्यू क्या है? डब्ल्यू है वेट। डब्ल्यू क्या है? वेट है, भार है। और एफ बी क्या है? बॉयंट फोर्स है ना, या इसको अपथ्रस्ट भी बोलते हैं, उत्प्लावक बल है। बात समझिएगा। अगर ये दोनों बराबर है तो वस्तु क्या करेगा? फ्लोट करेगा। वस्तु क्या करेगा? फ्लोट करेगा, तैरेगी। तो वस्तु तैरेगी कहां पे रहकर? इसको कहीं पे भी छोड़ दोगे, यहां छोड़ दो, यहां छोड़ दो, यहां छोड़ दो, यहां छोड़ दो, तो वस्तु तैरेगी कहां पर? इक्विलिब्रियम में, मतलब तरल के नीचे तैरेगी। तरल के नीचे तैरेगी, ऊपर आकर नहीं तैरेगी। तरल के नीचे कहीं पर भी इसको छोड़ दोगे तो संतुलन में रहेगी, तैरती रहेगी। तरल के नीचे, है ना, बिलो द लिक्विड, या सबमर्ज्ड होकर, ऐसा लिख सकते हैं, सबमर्ज्ड होकर तैरेगी। वस्तु तैरेगी कैसे? सबमर्ज्ड होकर, लिक्विड के अंदर, ऊपर नहीं आएगी। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें कि ये कोई मान लिया कि सॉलिड है, ये मान लिया कि कोई सॉलिड है, ठीक है, और इस सॉलिड को हमने लिक्विड में डुबोया है, सॉरी, ये कोई लिक्विड है और इस लिक्विड में डुबोया है और ये सॉलिड ऊपर आकर तैर रही है। इसका मतलब क्या है कि बॉयंट फोर्स ज्यादा है और वेट कम है। बॉयंट फोर्स ज्यादा है, वेट कम है। तो अगर वेट जो है, वेट इज लेस देन बॉयंट फोर्स, तो वस्तु क्या होगी? अभी भी तैरेगी, अभी भी तैरेगी, लेकिन कैसे? ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस, तरल की सतह पर तैरेगी, ऊपर आकर, है ना, तरल की सतह पर आकर तैरेगी, तरल की सतह पर आकर तैरेगी। तो वेट कम है, बॉयंट फोर्स ज्यादा है, तो बॉयंट फोर्स को ऊपर ले आएगा। तो आपने देखा होगा बॉल वगैरह को पानी में डालो तुरंत ऊपर आ जाएगा, बॉल को पानी में डालो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पर हम बात करें किसकी? वहीं पे अगर हम बात करें कि मान लिया कि कोई सॉलिड है जिसको पानी में हमने डुबोया है, पानी में डाला तो ये नीचे आकर बैठ गया। इसका मतलब क्या है कि वेट जो है वो ज्यादा है और बॉयंट फोर्स कम है ना। तो अगर वेट ज्यादा है किससे? अपथ्रस्ट से, तो वस्तु क्या हो जाएगी? सिंक कर जाएगी, डूब जाएगी। बात समझ में आ रही है?
डूब जाएगी। कहने का मेरा मतलब क्या है कि अगर जो वेट है, वेट जो है यानी वेट इज लेस देन और इक्वल टू, वेट इज लेस देन और इक्वल टू बॉयंट फोर्स, तो वस्तु क्या होगी? फ्लोट करेगी, तैरेगी। तो वस्तु का भार, सॉरी, अगर भार जो है वो अपथरस्ट के बराबर है या कम है तो वस्तु तैरेगी। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर बॉयंट फोर्स क्या है? Fb ज्यादा है या बराबर है किसके? वेट के। तो अगर बॉयंट फोर्स वेट के बराबर है या वेट से ज्यादा है तो वस्तु क्या हो जाएगी? फ्लोट करेगी, तैरेगी। बराबर है तो तरल की सतह के नीचे तैरेगी, और वेट से ज्यादा बड़ा है बॉयंट फोर्स तो सतह पे आकर तैरेगी। ठीक है, कोई शक है यहां पर समझने में? बताइए सपना, मीना, शिवांशु, आशु, नंदिनी, विपिन, कोई दिक्कत? तो जब भी किसी ठोस को किसी तरल में डुबोया जाता है तो इन दोनों में प्रतिस्पर्धा होती है, जो जीतेगा उसकी तरफ बॉडी आएगी। वेट ज्यादा है, डूब जाएगी, लेकिन वेट अगर क्या है? बॉयंट फोर्स के बराबर है या उससे कम है तो वस्तु तैरेगी। उसी तरह से एक और अंदाज में हम देख सकते हैं, देखिएगा, एक अंदाज में और देख सकते हैं। जैसे ये कोई वस्तु है और ये जो है इसको किसी तरल में डुबोया गया है, इसको किसी तरल में डुबोया गया है ना? तो अगर लिक्विड की डेंसिटी बराबर है किसके? सॉलिड की डेंसिटी के। डेंसिटी को डी से दिखा देते हैं। डेंसिटी ऑफ सॉलिड अगर बराबर है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड के, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड के, तो वस्तु क्या होगी? फ्लोट करेगी, वस्तु तैरेगी। कैसा? सबमर्ज्ड होकर, सबमर्ज्ड होकर तरल के नीचे तैरेगी, ऊपर आकर नहीं, तरल के नीचे तैरेगी, है ना? तरल के नीचे तैरेगी। बात आनी चाहिए समझ में। तो डीएस का मतलब क्या है? डेंसिटी ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ठोस का घनत्व, ठोस का घनत्व। और डीएल क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, द्रव का घनत्व, जिस द्रव में डुबोया गया है। तो सॉलिड का घनत्व और लिक्विड का घनत्व दोनों बराबर है। सॉलिड को जिस लिक्विड में डुबोया गया है, सॉलिड का भी वही घनत्व है, लिक्विड का घनत्व दोनों बराबर है। तो वस्तु तैरेगी नीचे रहकर, द्रव की सतह में नीचे रहकर इक्विलिब्रियम में तैरेगी, जहां पे छोड़ दोगे वहीं पे तैरती रहेगी। दूसरा केस देखो, तो क्वेश्चन को किसी भी अंदाज में दे सकता है आपको, चाहे वो बॉयंट फोर्स के आधार पे भी दे सकता है और डेंसिटी के आधार पे भी दे सकता है। लेकिन सपोज करो कि अगर ये कोई बॉडी है, सॉलिड है, इसको हमने पानी में रखा है। अगर डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज लेस देन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, सॉलिड की डेंसिटी कम है, लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है, तो ये भी क्या होगी? फ्लोट करेगी, फ्लोट करेगा, तैरेगी वस्तु। लेकिन कैसे? सरफेस पे, सतह के ऊपर तैरेगी, सतह के ऊपर। तो लिक्विड के सतह के ऊपर तैरेगी, है ना? सॉलिड की डेंसिटी कम है, लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है ना? जैसे आप एक बॉल को पानी में डालो, ऊपर फेंक देगा। और तीसरा कंडीशन देख लो, तीसरा कंडीशन देख लो, ये सॉलिड डूब जाएगी कब? जब डेंसिटी सॉलिड की ज्यादा है लिक्विड की डेंसिटी से, लिक्विड की डेंसिटी से, ठीक है? तो वस्तु सिंक कर जाएगी, डूब जाएगी, डूब जाएगी, ठीक है? डूब जाएगी। तो कई तरह से यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी वस्तु डूब जाएगी, कौन सी वस्तु तैरेगी। तो दोनों वस्तु का हमें डेंसिटी के फॉर्म में अगर दिया हुआ है तो हमें डेंसिटी देख लेना है, ठीक है? डेंसिटी अगर बराबर है या कम है सॉलिड की, है ना? सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड के बराबर है या लिक्विड से कम है तो वस्तु तैरेगी, सॉलिड की ज्यादा है लिक्विड से तो डूब जाएगी, है ना? हिमांशु क्या पूछ रहे हैं? जो वुड होती है वो वाटर में फ्लोट करती है, वहीं स्टोन डूब जाती है। बिल्कुल, डेंसिटी ज्यादा है स्टोन की। दूसरे शब्दों में उसके द्वारा विस्थापित किया गया भार, द्रव का भार उसके भार के बराबर नहीं है। तो कई तरह से क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है? बात आनी चाहिए समझ में। क्या पूछना है शिवम? क्लियर है सबको? विपिन, शिवम, हिमांशु, फोगाट, बात आ रही समझ में? तो कई तरह से क्वेश्चन यहां से बनते हैं, तो हमने सारे केसेस को दिखा दिया है, ठीक है? इसको याद कर लीजिएगा। पास्कल का नियम, ये देखो 11th में पढ़ना है, लेकिन हो सकता है कि आपको पूछ लिया जाए कि हाइड्रोलिक पंप, हाइड्रोलिक ब्रेक किस पे काम करता है, तो वो पास्कल के नियम पे काम करता है। देखो पास्कल का नियम क्या बोलता है, पास्कल का नियम क्या बोलता है? हिना मलिक कह रहे हैं कि अच्छा चॉकलेट बिल्कुल लेकर आएंगे न्यू ईयर पर, है ना? यहां से दिखा देंगे डेयरी मिल्क सिल्क, ठीक है जी? शिवम, मुस्कान, जितने लोग भी हैं, पलक, सोनम, काजल। पास्कल का नियम देखो सिर्फ याद कर लेना। जैसे सपोज करो कि ये किसी क्लोज्ड कंटेनर में कोई लिक्विड है, यहां पे एक होल है, यहां पे होल है, यहां पे होल है, और इसमें वॉल्व लगा हुआ है, और यहां पर एक पिस्टन है हमने,
यहाँ पे पिस्टन लगा दिया, ठीक है, और इसमें मान लिया कि कोई भी लिक्विड भरी हुई है, मान लिया कि पानी है ना, मान लिया कि पानी है। तो देखो ये लॉ क्या बोलता है, पास्कल साहब क्या कहते हैं कि किसी क्लोज्ड कंटेनर में कोई लिक्विड है, किसी बंद बर्तन में कोई द्रव है, और उसमें कहीं पर भी आप प्रेशर में चेंज लाते हैं, दाब में परिवर्तन करते हैं, जैसे इस पिस्टन को मैं ऐसे पुश करूं तो इसका प्रेशर बढ़ेगा। तो क्या कहता है पास्कल का नियम कि अगर किसी क्लोज्ड कंटेनर में, किसी बंद बर्तन में कोई द्रव है या तरल है या पानी है, तो उसमें कहीं पर भी प्रेशर में हम चेंज लाते हैं, जैसे हम इसको पिस्टन को ऐसे पुश करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। तो ये जो चेंज इन प्रेशर होगा ना, ये जो दाब में परिवर्तन होगा वो चारों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, हर लिक्विड के हर पार्ट में ये चेंज इन प्रेशर इक्वली जाएगा। आप देखिएगा कि यहाँ पे वॉल्व लगा हुआ है, जैसे ही आप इधर पुश करेंगे तो इधर से पानी निकलेगा, इधर से पानी निकलेगा, इधर से पानी निकलना शुरू हो जाएगा, और सब सेम प्रेशर से निकलेगा, सेम प्रेशर से। ऐसा नहीं कि यहां पर हमने प्रेशर में चेंज किया तो यहां पर चेंज इन प्रेशर ज्यादा है, यहां पे आते आते घट गया, कम हो गया, ऐसा नहीं है। तो देखो क्या बोलता है पास्कल साहब, कहते हैं कि बंद द्रव में, देखो क्या बोलते हैं, बंद द्रव में द्रव के किसी स्थान पर लगाया गया दाब बिना कम हुए समान रूप से चारों ओर क्या होता है, संचारित होता है। यह पास्कल का नियम है, ये पास्कल साहब ने बोला, ऐसा ही बोला तो ऐसा ही लिखा हुआ है। अब आपसे यह नहीं पूछा जाता कि भाई पास्कल का नियम क्या है। पास्कल का नियम क्या है, बंद बर्तन में कोई द्रव है, उसमें कहीं पर भी हम दाब में परिवर्तन करते हैं तो वो दाब में जो परिवर्तन हुआ है वो द्रव के हर भाग में इक्वली जाता है। ऐसा नहीं कि यहां पे दाब में जो परिवर्तन हुआ वो ज्यादा है, यहां पे आते आते कम हो जाएगा, नहीं, बिना मैग्नीट्यूड में डिमिनिश्ड हुए प्रेशर एक जगह से दूसरी जगह लिक्विड के हर पार्ट में जाता है। देखो क्या बोलता है कि प्रेशर अप्लाइड टू एन इनक्लोज्ड लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वली टू एवरी पार्ट ऑफ द लिक्विड। अब आपसे यह पूछा जाएगा कि पास्कल के सिद्धांत पे कौन कौन से यंत्र काम करते हैं, कौन कौन से जो है इंस्ट्रूमेंट्स काम करते हैं। तो जो हमारा हाइड्रोलिक पंप होता है, हाइड्रोलिक पंप, हाइड्रोलिक ब्रेक जो गाड़ियों में होता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये सब इसी सिद्धांत पे काम करते हैं। हाइड्रोलिक वाले सारे सिस्टम इसी के सिद्धांत पे काम करते हैं। तो याद कर लीजिएगा कि हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक पंप, ठीक है जी। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया, हाइड्रोलिक पंप हो गया, हाइड्रोलिक जैक हो गया, हाइड्रोलिक ब्रेक हो गए, ये सब के सब पास्कल के सिद्धांत पर काम करते हैं, है ना। तो पास्कल के नियम के अनुप्रयोग हो गए या एप्लीकेशंस हो गए। नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुर्दा इसलिए तैरता है कि उसकी बॉडी में फिर साइटोप्लाज्म सारे कोएगुलेट कर जाते हैं, जम जाते हैं, ब्लड जो होता है वो जम जाता है ना, इसलिए। ठीक है विपिन साहब, पास्कल सिद्धांत पे क्या क्या काम करते हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट, जैसे आपने देखा होगा, आप गाड़ी की सर्विसिंग करवाने जाते हो तो यहां पर ऐसे पांव से पंप करते हैं, हल्का सा फोर्स लगाते हैं, वो फोर्स वहां आगे जाकर काफी क्या हो जाता है, ज्यादा फोर्स होता है जो गाड़ी को लिफ्ट कर देता है। तो सिंपल आपको याद रखना है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक ब्रेक, ये सब के सब पास्कल के नियम पे कार्य करते हैं, पास्कल के नियम पे कार्य करते हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग प्रीवियस ईयर्स में जाइएगा अपने, तो बर्नौली का सिद्धांत, बर्नौली का सिद्धांत क्या है उसको एज इट इज याद रख लेना है, लेकिन उसका शॉर्ट फॉर्म से आपके सवाल पूछे जाते हैं, है ना। तो बर्नौली का सिद्धांत क्या कहता है, पहले आप उसको याद कर लीजिए कि बर्नौली का थ्योरम, बर्नौली का सिद्धांत क्या बोलता है कि कोई आदर्श द्रव जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा रेखीय प्रवाह में बहता है, आदर्श द्रव वो होते हैं जिसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, है ना। उसके बाद धारा रेखीय प्रवाह मतलब कोई द्रव बह रहा है, तो यहां पर कण की जो वेलोसिटी है यहां पर भी वही होगी, यहां पर भी वही होगी, इसको बोलते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो। धारा रेखीय प्रवाह में बह रहा है कोई द्रव, है ना। तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन की कुल ऊर्जा, एकांक आयतन की कुल ऊर्जा क्या होती है, नियत रहती है। कुल ऊर्जा कहने का मतलब दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, इन तीनों का योग हमेशा नियत रहता है। अब आपसे यह नहीं पूछा जाएगा कि बर्नौली सिद्धांत क्या है, बर्नौली सिद्धांत को एज इट इज एक नजर देख लीजिएगा। आपसे यह पूछा जाएगा कि बर्नौली सिद्धांत पर क्या क्या काम करते हैं। जैसे एरोप्लेन की जो लिफ्ट होती है, एरोप्लेन जो ऊपर की तरफ मूव करता है, वो किस सिद्धांत पे, बर्नौली के सिद्धांत पे। आपने देखा होगा कि जब तेज हवा चलती है, तूफान आता है तो झोपड़ी उड़ जाती है, उसको किस सिद्धांत पर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, बर्नौलीज के सिद्धांत पे। तो बर्नौलीज के सिद्धांत को इतना याद ना रखकर सिर्फ ये याद रख लीजिएगा शॉर्ट फॉर्म बर्नौलीज का, कि जहां पर वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां पे प्रेशर कम होगा एंड वाइस वर्सा। तो वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये है बर्नौलीज सिद्धांत का क्या, शॉर्ट फॉर्म। इसको याद रख लेना है आपको, वेलोसिटी यानी वेग, और ये हुआ प्रेशर यानी दाब, इसको आप भूल सकते हैं। ये स्टेटमेंट को आप क्या करें, आप अपने एग्जाम के लिए इस स्टेटमेंट को आप भूल जाइए, इधर जो लिखा हुआ है उसको भूल जाइए आप, इसको क्या करना है आपको, ये सब बेकार की बातें हैं आपके लिए। और ये जो ऊपर लिखा हुआ है मैंने एक बार बता दिया आपको, बट आपको क्या करना है, इसे भुला देना है। क्या करना है, भूल जाना है, कि जो आपकी जिंदगी में काम का नहीं है उसे भूल जाइए, भुला दिया, है ना। क्या याद रखना है बर्नौलीज थ्योरम में, कि वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी
जो वेलोसिटी होता है वो दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। जहां पर वेलोसिटी बढ़ेगी प्रेशर घटेगा, या ऐसे भी बोल सकते थे प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, दोनों सेम ही बात है। जहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां पे प्रेशर कम, जहां पे वेलोसिटी कम वहां पे प्रेशर ज्यादा। इसको याद रखना है, ये रखना है याद। इसको क्या करना है? याद रखना है। इसे हमें भूल जाना है ना। ये थोड़ा हमें जिंदगी में कष्ट दे रहा है ये स्टेटमेंट, 11th क्लास का टॉपिक है ना। तो हमें जो याद रखना है वो क्या याद रखना है कि बर्नौलीज थ्योरम का सार क्या है ना। बर्नौलीज थ्योरम को हम सॉल्व करेंगे, शॉर्ट करेंगे इन सब को जो लिखा हुआ है, तो हमारा यह आएगा निचोड़ कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। जैसे देखिए, जब तूफान आता है तो झोपड़ी की जो छप्पर है वो उड़ जाती है। कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो बर्नौलीज के सिद्धांत पे एक्सप्लेन करेंगे, बस इतना याद रखना है। देखिए, जब हवा चलेगी, तूफान आएगा, तो यहां पे हवा काफी हाई वेलोसिटी से पास करेगी ऐसे, तो वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर यहां पे घटेगा, क्योंकि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। वेलोसिटी बढ़ेगी, प्रेशर घटेगा, वेलोसिटी घटेगी, प्रेशर बढ़ेगा, यही ना, प्रेशर बढ़ेगा। यही है हमारा शॉर्ट फॉर्म किसका? बर्नौलीज थ्योरम का। तो आप देखो कि यहां पे क्या होगा कि काफी हाई स्पीड से हवा जा रही है, तो यहां पे प्रेशर घटेगा, ऊपर प्रेशर घट गया, नीचे प्रेशर ज्यादा, तो ये प्रेशर जो है हाई प्रेशर इसको उड़ा ले जाएगा, झोपड़ी को यहां पे कहीं लाकर फेंक देगा, है ना। तो आपको बस याद रखना है, एप्लीकेशन याद रखना है ना। आपको क्या याद रखना है? एप्लीकेशन याद रखना है। ये वाला याद रखना है कि बर्नौलीज थ्योरम का जो शॉर्ट फॉर्म है वो याद रखना है, ठीक है, कि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ये याद रखना है। और याद रखना कि बर्नौलीज का सिद्धांत किस पे आधारित है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है। बाकी को भूल जाओ। तो बर्नौलीज के सूत्र से स्पष्ट है कि जिस स्थान पर द्रव का वेग कम होगा वहां दाब अधिक होगा, तथा जिस स्थान पर वेग अधिक होगा वहां पे दाब कम होगा। P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, ये याद रखना है, बस बाकी को भूल जाना है। फिर एक चीज आप याद रखना चाहते तो रख लो कि बर्नौली का जो सिद्धांत है वो किस नियम पे आधारित है? तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के नियम पे आधारित है। और फिर याद रख लेना है आपको क्या? ये बातें, ये कि भाई विमान का जो विंग है वो ऊपर की तरफ लिफ्ट होता है, छप्पर उड़ जाता है, उसके बाद बुनसन बर्नर जो काम करता है वो इसी के सिद्धांत पे काम करता है। और दो, जैसे मान लिया कि दो बोट है और दोनों क्या कर रहा है? काफी नजदीक में तेजी से इधर जा रहा है, दोनों काफी तेजी से, काफी नजदीक में दो बोट तेजी से जा रहे हैं, तो क्या होगा कि पानी जो है, ये लोग इधर जाएगा, बोट इधर जाएगा, तो पानी इधर तेजी से क्या होगा? हाई वेलोसिटी से पास करेगा। तो यहां पर वेलोसिटी, हाई वेलोसिटी से पानी जब पास करेगा तो यहां पे प्रेशर घटेगा, तो प्रेशर घटेगा तो दोनों बोट को टकराने की संभावना बनती है। इसलिए दो बोट को काफी नजदीक हाई स्पीड से नहीं ले जाया जाता, क्योंकि प्रेशर डिक्रीज होगा, हाई वेलोसिटी होगी, प्रेशर डिक्रीज होगा, तो दोनों बोट आपस में टकरा सकते हैं। बॉल जो स्पिन करती है, जिसको हम मैग्नस इफेक्ट कहते हैं, मैग्नस प्रभाव कहते हैं, तो बॉल का स्पिन होना, उसको आप किस सिद्धांत से एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो बर्नौलीज के सिद्धांत पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो स्प्रेयर होता है, स्प्रे जो काम करता है आपका, वो किस सिद्धांत पे आप इसके फंक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं? बर्नौली के सिद्धांत पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बस इतना याद रखना है, आपको याद कर लेना है ये चीजें। ये सब प्रीवियस ईयर्स के सवाल हैं जिसको हमने एक साथ कर दिया है, ठीक है जी। क्लियर हो गया? चलो, बस इतना याद रखना है आपको। अब एक चीज और हमें पढ़नी है, दो चीजें, एक है पृष्ठ तनाव और दूसरा है कैपिलरी एक्शन। हमारा ये खत्म हो जाएगा मिसलेनियस वाला, फ्लूइड मैकेनिक्स वाला टॉपिक है ना, इसमें हमने बहुत सारे मिसलेनियस चीजें डिस्कस करी हैं। अगला हमारा है पृष्ठ तनाव। वो लिख लिया है ना सबने? नहीं लिखा है तो एक बार मैं फिर से आपको टाइम दे रहा हूं, इसको लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्नौली सिद्धांत पर कौन कौन से काम करते हैं, ठीक है जी। लक्ष्मी, शालिनी, शिवांशु, जितने लोग भी लाइव हैं। अब आ जाओ हमारा पृष्ठ तनाव पे, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या है कि कोई भी लिक्विड है, कोई भी तरल है, वो अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि हम अपने क्षेत्रफल को कम करें। कोई भी तरल की क्या ख्वाहिश होती है, क्या टेंडेंसी होती है कि हम अपने सरफेस एरिया को कम करें, पृष्ठ क्षेत्रफल को कम करें। तो गिवन वॉल्यूम में मिनिमम सरफेस एरिया किसका होता है? स्फीयर का होता है। अगर हम सेम वॉल्यूम लें तो सेम वॉल्यूम में सबसे कम सरफेस एरिया किसका होता है? स्फीयर का होता है। इसलिए कोई भी लिक्विड अपना शेप स्फेरिकल बनाने की कोशिश करती है। जैसे वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है, किसके कारण? सरफेस टेंशन के कारण। तो जब भी किसी कंटेनर में कोई द्रव होगा तो वो अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, अपने पृष्ठ क्षेत्रफल को कम करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से किसी बर्तन में कोई द्रव है तो उसका जो पृष्ठ है, उसका जो सरफेस है, वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की भांति बर्ताव करता है, एक तनी हुई झिल्ली की भांति बर्ताव करता है। इसी को कहते हैं सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। कोई भी तरल का जो पृष्ठ है, जो तरल की सतह है, वो एक तनी हुई झिल्ली की तरह बर्ताव करेगी। क्यों? क्योंकि लिक्विड हमेशा चाहता है कि हम अपने क्षेत्रफल को कम करें, और इसलिए उसका जो सतह है वो हमेशा एक तनी हुई स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बर्ताव करता है, तनी हुई झिल्ली की तरह बर्ताव करता है। लिक्विड के इस गुण को हम क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो देखो उसी बात को लिखा है कि द टेंडेंसी ऑफ अ लिक्विड टू कॉन्ट्रैक्ट। लिक्विड हमेशा अपने आप को समेटना चाहता है ना, सिमट जाना चाहता है। जैसे लिक्विड को समझो कि शर्मिला है, हमेशा सिमटने की कोशिश करता है, तो कॉन्ट्रैक्ट होकर अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। जैसे अब सर्दियों का मौसम होता है तो आप भी क्या करते हैं? ऐसे सिकुड़ जाते हैं अपने आप को,
सरफेस एरिया को कम कर लेते हैं ताकि हीट का लॉस क्या हो, कम हो बॉडी से। इसी गुण को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। तो द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ हमेशा तनाव की स्थिति में रहता है तथा उसमें न्यूनतम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है ना। द्रव के इसी गुण को पृष्ठ तनाव कहते हैं। और इसी पृष्ठ तनाव की वजह से देखो, आप देखोगे कि कीड़े मकोड़े पानी की सतह पर तैरते हैं, है ना। अगर हम एक लोहे की कील को एकदम आसानी से, सावधानी से लोहे की सुई को रखें सतह पर, तो वो तैरेगी। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। रेजर ब्लेड को हम रख दें पानी की सतह पर, तो वो पृष्ठ तनाव के कारण ही क्या होगी? तैरेगी। ठीक है। तो पृष्ठ तनाव की अगर हम बात करते हैं, तो पृष्ठ तनाव जो है उसकी वजह से क्या क्या उसको प्रभावित करने वाले कारक हैं, पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हैं, उसको याद कर लेंगे, है ना। तो पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हैं उसको देख लीजिएगा। पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। पहला है कि भाई टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन जो है यानी पृष्ठ तनाव जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका? टेम्परेचर का, तापमान का। तापमान बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन जो है वो घटेगा, तापमान घटेगा तो सरफेस टेंशन बढ़ेगा। उसके बाद सरफेस टेंशन डिक्रीजेस विद कॉन्टामिनेशन, संदूषण से हम सरफेस टेंशन क्या करते हैं? संदूषण से सरफेस टेंशन घट जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम पानी में क्या मिला दें? डिटर्जेंट मिला दें तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। केरोसिन तेल मिला दें तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा? घट जाएगा, है ना। तो कॉन्टामिनेशन यानी संदूषण से, प्रदूषण से क्या होगा? सरफेस टेंशन घटेगा। तो पानी में डिटर्जेंट मिला दो, पानी में केरोसिन तेल मिला दो, है ना। इन सब से क्या होता है? सरफेस टेंशन घटता है। इसको याद कर लेना है आपको, ठीक है। अब जैसे इस पे आधारित जो है चीजें, जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उनको याद कर लेना, थोड़ा सा दिमाग में सेट कर लेना है आपको, ठीक है। चलिए, तो हम लोग देखने जा रहे हैं पृष्ठ तनाव से संबंधित घटनाएं, पृष्ठ तनाव से संबंधित घटनाएं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन होगा कि जल की बूंदें गोलाकार क्यों हो जाती हैं, या वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों हो जाती हैं? क्या कहिएगा? पृष्ठ तनाव के कारण। लिक्विड अपने एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है और गिवन वॉल्यूम में सबसे न्यूनतम जो क्षेत्रफल होता है वो स्फीयर का होता है, ठीक है। तो पानी की जो छोटी बूंद होती है वो गोलाकार हो जाती है, या वर्षा की बूंद गोलाकार हो जाती है पृष्ठ तनाव के कारण। जैसे हमने वायर का क्या किया? एक लूप लिया ऐसे, ये वायर का एक लूप है और इसको साबुन के पानी में डुबोया, तो आपने देखा होगा इस पर साबुन की एक फिल्म आ जाती है, ये फिल्म आ जाएगी, है ना। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। तो तार की लूप को साबुन के घोल में डुबोने पर एक पतली फिल्म जो बन जाती है वो पृष्ठ तनाव के कारण बन जाती है। तो ये सब प्रीवियस ईयर्स के सवाल हैं, इनको नोट करना है। तो जल की बूंदें गोलाकार हो जाती है, वर्षा की बूंदें गोलाकार हो जाती है। एक वायर के लूप को, इस तरह से वायर के लूप को साबुन के पानी में आप डुबोवो तो क्या होगा? आपने देखा होगा कि उस पर साबुन की फिल्म बन जाती है पृष्ठ तनाव के कारण। उसके बाद आप देखिए कि ये मान लिया कि आपका शेविंग ब्रश है, ये शेविंग ब्रश है, इसके ब्रिशल्स हैं। तो इस शेविंग ब्रश को आप पानी में अगर डालो तो देखिएगा, पानी के अंदर आप डालोगे तो इसके ब्रिशल्स आपस में फैले होंगे, है ना, ऐसे फैल जाएगा। इसके जो रेशे हैं, इसके जो ब्रिशल्स हैं वो फैल जाते हैं ऐसे। लेकिन जब इसको आप पानी से निकालो बाहर, इसको जब आप पानी से बाहर निकालो तो इसके ब्रिशल्स आपस में चिपक जाएंगे। क्यों? इनके ब्रिशल्स के बीच पानी की परत आ जाती है और ये पानी क्या करती है? अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करती है। पानी हमेशा सिकुड़ना चाहता है तो आपस में चिपक जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि शेविंग ब्रश को पानी में डालने पर उसके ब्रिशल्स ऐसे फैल जाते हैं, पानी से बाहर निकलते ही ऐसे चिपक जाते हैं। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। तो ये सारा कुछ लिख लीजिएगा, है ना। आयरन निडल को या रेजर को, आयरन निडल या रेजर को आपने देखा होगा, दाढ़ी बनाने वाला, शेविंग करने वाला जो रेजर होता है, तो छोटी सुई या रेजर को पानी की सतह पर आप सावधानी पूर्वक रखते हैं तो उसपे वो क्या करता है? तैरता है। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। दाढ़ी बनाने वाले ब्रश को पानी में भिगोने पर ब्रश के तंतुओं का आपस में चिपक जाना किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। तो ये सारे के सारे सुपर डुपर हिट सवाल हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो बहुत ही बेशकीमती चीजें हैं, इन्हें हमें याद रखते हुए चलना है। और देखो भाई, सरफेस टेंशन के कारण ही कुछ इंसेक्ट जो हैं वो पानी की सतह पर क्या होते हैं? तैरते हैं, पानी की सतह पर तैरते हैं। तो अगर हम पानी में केरोसिन तेल छिड़क दें, तो पानी में अगर केरोसिन तेल डाल दें, केरोसिन तेल डाल दें तो क्या होगा? सरफेस टेंशन क्या होगा? घटेगा। यानी सरफेस टेंशन का मतलब क्या है कि पृष्ठ तनाव के कारण पानी की सतह एक तनी हुई झिल्ली की भांति बर्ताव कर रही थी। हमने उसमें केरोसिन तेल डाला तो अब उसका पृष्ठ तनाव घट गया, मतलब अब वो मेम्ब्रेन की तरह बर्ताव नहीं करेगा, तो जो इंसेक्ट्स हैं वो डूब जाएंगे पानी के अंदर। इसीलिए आपने देखा होगा कि मच्छरों और उसके लार्वा को मारने के लिए अगर आसपास स्टैग्नेंट वाटर है, जमा हुआ पानी है, आप जानते हैं कि स्टैग्नेंट वाटर यानी ठहरे हुए पानी में मच्छर पनपते हैं। मच्छर, आप जानते हैं कि मच्छर जो है वो पानी की सतह पर अंडे देते हैं और उससे लार्वा निकलता है। तो अगर हम आपके घर के आसपास गड्ढा है, उसमें पानी है, उसमें केरोसिन तेल छिड़क देंगे तो सरफेस टेंशन पानी का घटेगा, जिसकी वजह से लार्वा डूबकर मर जाएंगे, है ना। तो वही लिखा गया कि जब तालाब की सतह पर मिट्टी का तेल छिड़का जाता है तो मच्छर उस पर बैठ नहीं पाते, क्योंकि तेल सतह के तनाव को, पृष्ठ तनाव को क्या करता है? सतह के पृष्ठ तनाव को
क्या करता है, कम कर देता है, इसलिए तरल अब झिल्ली की भांति बर्ताव नहीं करती और उसमें जो लार्वा हैं वो डूबकर मर जाएंगे। ठीक है, डूबकर मर जाएंगे। फिर पूछा जाता है कि गर्म सूप जो है वो ज्यादा स्वादिष्ट लगता है ठंडे सूप की बनिस्बत, क्यों? कोई भी गर्म खाना या गर्म सूप ठंडे सूप की बजाय ज्यादा स्वादिष्ट क्यों लगता है? क्योंकि जब हम गर्म करते हैं किसी भी खाने को तो सरफेस टेंशन घटता है। सरफेस टेंशन घटने का मतलब कि लिक्विड जो सिमटा हुआ था ना वो फैल रहा है। सरफेस टेंशन का मतलब लिक्विड हमेशा अपने आप को समेट कर रखना चाहता है ना, शर्मीला स्वभाव का है। तो सरफेस टेंशन घटेगा मतलब वो फैल रहा है। तो गर्म सूप जब हम अपने मुंह में रखेंगे तो उसका सरफेस टेंशन घटेगा, मतलब वो आसानी से जीभ के हर सरफेस पे, जीभ के चारों तरफ फैलेगा और टेस्ट बर्ड्स आपको बढ़िया स्वाद देंगे, है ना। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सब इसी पे आधारित हैं, सरफेस टेंशन पे आधारित हैं। तो ताप बढ़ने से पृष्ठ तनाव घटता है। गर्म सूप का पृष्ठ तनाव ठंडे सूप की अपेक्षा कम होता है, अतः गर्म सूप जीभ के हर भाग तक पहुंचता है और आपको स्वादिष्ट महसूस होता है। कोई शक है? AWA का क्या है सिलेबस, आकाश बताइए। अगर उसमें जनरल साइंस है तो कवर हो जाएगा, ठीक है। जनरल साइंस जहां कहीं पे भी है उसमें ये काम आ जाएगा फिजिक्स आपका, ठीक है, घबराना नहीं है। इसको भी नोट कर लीजिएगा। अब हमारा जो अंत है वो है कैपिलैरिटी, इसको भी थोड़ा सा आप देख लो। कैपिलैरिटी के बारे में भी थोड़ा सा हम बात करेंगे। केशिकत्व, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कैपिलैरिटी, केशिकत्व। कैपिलैरिटी क्या है इसको थोड़ा सा समझेंगे। कैपिलैरिटी क्या है, तो सबसे पहले देखिए कैपिलरी ट्यूब क्या होता है। एक बहुत ही पतली सी नलिका जिसका डायमीटर बहुत कम हो, एकदम बहुत फाइन ट्यूब, और जिसका डायमीटर हर जगह एक जैसा हो, व्यास हर जगह एक जैसा हो। यहाँ नहीं कि यहाँ पे ज्यादा मोटा है, इधर कम मोटा है, फिर ज्यादा मोटा, ऐसा नहीं। तो एक ऐसी नली जिसका व्यास बहुत कम हो और उसका व्यास हर जगह एक जैसा हो, यूनिफॉर्म हो, उसको बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब। केशिका या केशिका नली या केश नली कहते हैं। जब किसी भी कैपिलरी ट्यूब को हम किसी तरल में डुबोएंगे तो उसमें लिक्विड अपने आप ऊपर चढ़ेगा या नीचे आएगा। जैसे देखो, कैपिलरी ट्यूब को अगर पानी में हम डुबोते हैं तो इसमें पानी अपने आप ऊपर चढ़ेगा, लेकिन अगर पारा में डुबोते हैं तो इसमें पारा नीचे आएगा अपने आप। तो किसी केश नली को किसी लिक्विड में डुबोने पर उसमें लिक्विड का अपने आप ऊपर चढ़ना या नीचे गिरना, यह कहलाता है क्या? केशिकत्व कहलाता है, कैपिलैरिटी कहलाता है। तो देखो लिखा है हमने, अ ट्यूब विद फाइन मतलब बहुत कम एंड यूनिफॉर्म बोर, बोर मतलब डायमीटर, थ्रू इट्स लेंथ इज कॉल्ड कैपिलरी ट्यूब। केश नली एक बहुत ही कम एवं एक समान त्रिज्या वाली एक खोखली नली होती है। केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को केशिकत्व कहा जाता है, केशिकत्व कहा जाता है। तो जनरली केश नली में द्रव ऊपर चढ़ता है, किसको छोड़कर? पारे को छोड़कर, ठीक है। तो किसी केश नली में लिक्विड का ऊपर चढ़ना अपने आप या नीचे जाना, यह केशिकत्व कहलाता है। अब यहां से देखो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तौलिया में पानी का ऊपर चढ़ना, तौलिया आपके पानी को सोख लेता है, किसके कारण? केशिकत्व के कारण। लालटेन की जो बत्ती होती है उसमें केरोसिन तेल ऊपर चढ़ता है, किसके कारण? केशिकत्व के कारण। क्यों? ये जो लालटेन की बत्ती होती है ये धागों की बनी होती है ऐसे, और इन धागों के बीच थोड़ा थोड़ा स्पेस रहता है, जिसकी वजह से ये धागों के बीच जो जगह है ना वो कैपिलरी ट्यूब का काम करती है, जिसमें केरोसिन तेल अपने आप क्या होता है? ऊपर चढ़ता है, ठीक है। तो इस तरह के जो सवाल है वो आपको यहां से मिलने वाले हैं। एकदम आसान आसान सा सवाल, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस याद रखना है ना। कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो कैपिलरी ट्यूब में बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है, जो 11th-12th में हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को, टीजीटी वाले बैचेस में पढ़ाते हैं, है ना। इसके फॉर्मूला भी रहते हैं कि भाई कितने हाइट तक ऊपर जाएगा, तो 2t cos थीटा अपॉन r रो जी, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये कहलाता है एक्सेंट फॉर्मूला, कि कितने हाइट तक ऊपर जाएगा पानी, है ना। जहां पे t सरफेस टेंशन है, r है रेडियस, रो है डेंसिटी, g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन आपको अपने एग्जाम के लिए क्या याद रखना है? आपको अपने एग्जाम के लिए याद रखना है कि कैपिलरिटी क्या होती है और इससे संबंधित घटनाओं के बारे में बस आपको क्या कर लेना है? याद रख लेना है। तो कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कैपिलरिटी, है ना, केशिकत्व के कारण होने वाली कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, जैसे तौलिया केशिकत्व के कारण ही पानी सूखता है। तो कॉटन का जो कपड़ा होता है ना, उसमें धागों के बीच पतली पतली नलिकाएं बन जाती हैं, पानी पे रखने पर सूख लेगा। उसके बाद केरोसिन ऑयल, जो लालटेन की जो बत्ती होती है या लैंप की जो बत्ती होती है, वो उनमें केशिकत्व के कारण ही पानी ऊपर चढ़ता है। ब्लॉटिंग पेपर जो है वो स्याही को सूखता है, किसके कारण? कैपिलरिटी के कारण। तो ये सब प्रीवियस ईयर्स के सवाल हैं, सब सुपर डुपर हिट सवाल हैं, इसको आपको याद रख लेना है। नोट करेंगे फटाफट, ठीक है जी। बीएससी नर्सिंग और पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, संगम, उसमें बायोलॉजी भी और पढ़नी पड़ेगी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको। तो ब्लॉटिंग पेपर स्याही को सूखता है केशिकत्व के कारण, तौलिया पानी को सूखता है केशिकत्व के कारण, है ना। लैंप या लालटेन की बत्ती में केरोसिन तेल ऊपर चढ़ता है केशिकत्व के कारण। ये सब लिख लेना है आपको। एक जैसे क्वेश्चन होता है कि वर्षा के बाद किसान अपने खेतों में हल चला देते हैं, उसकी वजह क्या होती है? देखो होता क्या है कि जब मिट्टी जब सूखता है तो उसमें मिट्टी में ऐसे दरारें आ जाती हैं, मिट्टी में दरारें इस तरह से बन जाती हैं पतली पतली, जो केशिका का काम करती है, केशिका का काम करती है। जिससे क्या होगा
कि पानी जो है इन केशिकाओं के थ्रू मिट्टी की सतह पे जाएगा और यहां से भाप बन के उड़ जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा, है ना, भाप बन के उड़ जाएगा। तो जब मिट्टी में नमी होती है और जब सनलाइट पड़ती है तो ये जो दरारें हैं इसमें, ये कैपिलरी ट्यूब का काम करती है और इससे होता हुआ पानी जो है ऊपर चढ़कर उड़ जाता है, तो खेत की नमी खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो किसान जो है वो वर्षा के बाद क्या होता है, खेतों में हल चला देते हैं ताकि ये कैपिलरी टूट जाए और जो नमी है पानी में वो बरकरार रहे। तो वही लिखा है कि वर्षा के बाद किसान अपने खेतों में हल चला देते हैं ताकि मिट्टी में बनी केशिकाएं टूट जाएं और पानी ऊपर ना आ सके और मिट्टी में नमी बरकरार रहे, मिट्टी में नमी बरकरार रहे। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद जो पौधों में पानी ऊपर चढ़ता है उसमें भी कैपिलरी एक्शन का एक रोल होता है। पौधों में जो पानी ऊपर चढ़ता है उसमें कई फैक्टर्स होते हैं शामिल, जैसे कि आपका ट्रांसपिरेशन, उसके बाद कैपिलरी एक्शन, कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, बहुत सारे फोर्स हैं जो पानी को ऊपर चढ़ाते हैं, लेकिन कैपिलरी एक्शन भी उनमें एक रोल प्ले करता है। तो पेड़ पौधों की शाखाओं, तनों एवं पत्तियों तक जल और जो आवश्यक लवण है वो भी केशिकत्व के द्वारा ऊपर पहुंचते हैं, है ना। तो ये सब हो गया हमारा कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन। ठीक है जी, चलिए। तो ये हमारा जो मिसलेनियस जो टॉपिक था वो हमारा फिनिश हो गया। 2 क्लास और लगेंगी, एक क्लास में हम आपको ह्यूमन आई पढ़ाएंगे और दूसरे क्लास में हम डिफेक्ट्स और विजन एंड देयर करेक्शन पढ़ाएंगे, दृष्टि दोष और उनका निवारण पढ़ाएंगे। ठीक है, तो 2 क्लासेस और होंगी आपकी फिजिक्स में और आपका फिजिक्स कंप्लीट। अब बस आपको क्या करना है कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेना है और क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, कोई भी घबराने की बात नहीं है, आपको फिजिक्स के क्वेश्चंस जो हैं वो बनेंगे। तो 2 टॉपिक मैं आपको और पढ़ाऊंगा, एक है मानव नेत्र की संरचना जो नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगी, और फिर उसके अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे माय डियर फ्रेंड्स नेत्र दोष और उनका निवारण, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। ठीक है, तो आज के सेशन में किसी को कोई दिक्कत है समझने में, कोई परेशानी है बताइए, कोई सवाल है जो हो सकता है कि मैंने नहीं देखा हो। कभी हो जाता है कि मैं पढ़ाने में मसरूफ हो जाता हूं और आपके कमेंट्स ना देख पाया हूं मैं, या फिर आपने कमेंट किया और किसी और बच्चे ने कमेंट कर दिया तो मुझे वो दिखता नहीं है। तो अगर किसी का कोई सवाल रह गया हो तो वो पूछ लीजिए, नहीं तो हम क्लास समाप्ति की घोषणा करेंगे। कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी नहीं है तो फिर हम थोड़ी देर के बाद हाजिर होते हैं बायोलॉजी की क्लास में। और बायोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ रहे थे वो तो मैं भूल ही गया। ठीक है, देख लेंगे कि क्या पढ़ रहे थे, वहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो इसके बाद आपकी 1 बजे से होगी, हाँ बायो की क्लास है। ठीक है, चलिए, शुक्रिया जूही शर्मा आपका। ठीक है, उसका अलग टॉपिक है, आप देखिएगा मिल जाएगा आपको, उसमें बॉटनी के बहुत